हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और देखिए, हमारी यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट होगी जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को रिलेट करेगी। अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हम उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न एक्चुअली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में फॉलो किया जाता है। पेपर 2008 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैं यहाँ पर आपसे पार्ट 1 डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ जुड़िएगा इस कंप्लीट सीरीज़ में, अपने दोस्तों को भी साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ माई नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में मिसिंग टर्म यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके के लगभग आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है कि भाई रो या फिर कॉलम में कोई ऑपरेशन इस तरीके का फॉलो हो जो कि एक पैटर्न को फॉलो करे। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर निकालना होता है वो टर्म जो कि आपसे पूछी गई होती है मिसिंग फॉर्म में। देखिए, यहाँ पर कोशिश करना होता है, आप माइनस करके देखिए, प्लस करके देखिए। जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके का आपका यहाँ पर पैटर्न फॉलो किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर मैं अगर एक चीज़ आपसे बात करूँ, ये जो आपका 13 और 27 नंबर है, यानी कि रो 1 में पहला नंबर और उसके बाद लास्ट नंबर, इन दोनों का सम कीजिए। 27 और 13 का सम कितना आएगा आपका? 40 निकल कर आएगा। और जब आप इसको हाफ कर देंगे तो आपको मिडिल टर्म यानी कि 20 मिल जाएगा। सेम मैं आपका थर्ड रो में आता हूँ, वहाँ पर मैं 9 और 11 का सम करता हूँ, कितना होता है? 20। और उसका हाफ करने पर मुझे मिलता है 10। यानी कि सेकेंड रो में भी मुझे वही करना होगा। 17 और 13 का सम आपको कितना देगा? 50। और 50 का हाफ मुझे करना होगा, यानी कि आपकी जो मिसिंग टर्म है वहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 25। और इसी वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 25 करेक्ट हो जाएगा। तो बस कोशिश कीजिए कि आपको जो अलग अलग फॉर्मेशन है, नंबर्स आपको इस तरीके से याद होने चाहिए, आपको उन्हें इतने फेमिलियर हो जाना है कि आपको पता चल जाए देखकर ही कि यहाँ पर क्या हो सकता है। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। और यही इसी वजह से मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में मिसिंग टर्म में मिल जाएंगे, जो कि आपको थोड़ा आइडिया देंगे कि भाई एग्जाम में आपको किस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका, अगेन आपसे यहाँ पर ये मिसिंग टर्म पूछा गया है। आपको कोशिश करनी है कि भाई चलिए, अब मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश करूँ ताकि मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाए। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मुझे अगेन कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मेशन करके देखने हैं। देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस कॉलम का आपके लिए सम करता हूँ। आप इस कॉलम का सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? अगर मैं इसका सम करूँ तो ये आपका कितना हो गया? 6 5 11, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। ये आपका 81 आ गया। उसके बाद इसका सम करता हूँ तो ये कितना आ गया आपका? 14 15, यानी कि 1 बचा 6, और ये कितना आ गया? 155। उसके बाद यहाँ पर मुझे मतलब कुछ ऐसा पैटर्न देखा नहीं, उसके बाद मुझे कुछ और कोशिश करनी होगी। मैं एक बार यहाँ पर आइडिया लगाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं जब 23 और 13 का सम करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 36 मिलता है। ये चीज़ मुझे आइडिया मिला। उसके बाद मुझे यहाँ पर 16 और 16 का जब मैं सम करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? यहाँ पर 32 मिलता है। 37 और 27 का जब मैं मतलब सम करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? ये 64 मिलता है। उसके बाद मुझे देखना होगा कि यार जो आगे मुझे नंबर दिए गए हैं उसमें मैं कोशिश करूँ कि भाई क्या वैल्यू मुझे दिखे। देखिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ से देखिए, जब आपको यहाँ पर 36 मिल गया, उसके बाद 45 तक पहुँचने के लिए ये 81 नहीं आया था यार, ये मैंने 81 कैसे ला दिया था? ठीक है, इनका टोटल सम आ गया था। जब मैंने ये देखा कि 13 और 23 को जब मैंने सम किया तो मुझे 36 मिला। उसके बाद 45 को अप्रोच करने पर मुझे बस +9 करना पड़ा। इसी तरीके से जब मैंने 27 और 34 को यहाँ पर सम किया है तो 64 मिला है। और अगर मुझे 91 को अप्रोच करना है तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा +27। तो देखिए, यहाँ पर आपको +9 करना पड़ा है, यहाँ पर +27, यानी कि 9 के मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप प्लस अगर 18 करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपको पता चल सकती है। 16 और 16 का सम आपने निकाला था 32, और 32 में जब आप 18 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये 50। यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा आइडिया लगाना है, और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको नहीं करना होता है। नेक्स्ट आपको ये वैल्यू दी गई है, अगेन आपको यहाँ पर ये मिसिंग टर्म पूछा गया है, तो चलिए बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो आप कॉलम में ये दो नंबर का सम कीजिए। 5 और 3 का सम कितना होता है? 8। और 8 को जब मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। 12 और 18 को जब मैं सम करूंगा तो मुझे 30 मिलेगा, और 30 को जब मैं हाफ करूंगा तो मुझे 15 मिल जाएगा।
सेम मुझे यहाँ पर करना होगा, यानी कि 39 और ये जो मिसिंग टर्म आपको दिया गया है इसको जब मैं हाफ करूँगा तो मुझे 48 मिलना चाहिए। ये आपका 2 इधर जाएगा तो 96 हो जाएगा, और ये जो मिसिंग टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 माइनस 39, यानी कि यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 57। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। नेक्स्ट है, बता दीजिए कि भाई ये जो आपको मैट्रिक्स फॉर्म दिया गया है इसमें आपकी वैल्यू क्या आ सकती है। कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा कुछ फॉर्मेशन यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँ जिससे मुझे ये आइडिया लगे कि भाई ये वाला मेरा वैल्यू आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ पर कॉलम सम कीजिए। 7, 21 और 8 का जब आप सम करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा लगभग 36। ओके, उसके बाद जब आप थर्ड रो का जब आप सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 23 हो गया। 23 और 13 का सम कितना हो गया आपका, 36 हो गया। मतलब मुझे ये आइडिया लग गया कि जो मेरा सेकंड रो है उसमें भी मेरा सम 36 आ सकता है। अगर मुझे इस वाली टर्म को निकालना है तो इस पूरी 3 वैल्यू का सम 36 लाना होगा, यानी कि 17 और 5 का वैल्यू जो कि 22 है वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, और वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 14, जो कि मिसिंग टर्म को रिप्लेस करेगा, और इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन आपको मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, आपको देखना है कि भाई इस मिसिंग टर्म की जगह पर आप क्या ला सकते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पर अगेन कुछ ना कुछ आपको कोशिश करना है, जल्दी से फटाफट से देखिए कि क्या आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको लेकर ही चलना है अपने साथ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब आप 8 और 11 का सम करते हैं, आपने इन दोनों का सम किया तो ये वैल्यू कितनी आती है आपके पास 19, और इस 17 को अप्रोच करने के लिए आपको इस 19 में से माइनस करना पड़ता है 2। ये चीज़ क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जब आप रो में आएंगे तो 11 और 17 का सम आपको कितना मिलता है 28, और 29 को अप्रोच करने के लिए आपको इसमें से माइनस क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है कितना 1, और ये देगा आपको 29। यहाँ पर आपने -2 किया, उसके बाद आपने +1 किया, यानी कि -2 और +1 के बीच का अंतर कितना है आपका 3 यूनिट का, +3 यूनिट का। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 13 और 21 का जब आप सम करेंगे, 13 और 21 का आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 34। अबे +3 का आपको यहाँ पर अगर वैल्यू लेना होगा, जो आपने +3 का डिफरेंस लिया था, तो +1 में जब आप +3 करेंगे तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा आपको +4 करना पड़ेगा, +3 का, सॉरी +3 वाला डिफरेंस। तो +3 का डिफरेंस लेने के लिए आपको यहाँ पर फिर +3 करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आपको कितना देगा 37 देगा, और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे ही कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस आपको इस पूरे मैट्रिक्स में लगाने पड़ते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस के बाद आसान लगने लगेंगे। नेक्स्ट आपको ये नंबर सीरीज दी गई है। नंबर सीरीज में आपको क्या करना होता है, मैं यहाँ पर फटाफट ही आपको बताने की कोशिश करूँगा, बट वही कोशिश करनी होती है कि पैटर्न आपने क्या फॉलो किया है। देखिए यहाँ पर आपका 210 था, 210 के बाद आप कितना हो गया 120। अब 120 और 210 के बीच में आपका जो डिफरेंस है वो आपको देखना होगा कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 90 यूनिट का, -90 का। उसके बाद ये आपका कितने का डिफरेंस है, 120 और 60 के बीच में, ये आपका -60 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका ये कितना हो जाता है, ये आपको देखना होगा। यहाँ पर इसी तरीके से आपको छोटी छोटी वैल्यू लेकर चलनी पड़ेगी कि भाई आपका किस तरीके से आप फॉर्मेशन यूज़ करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये आपका 18 हो गया। अब इसके बाद आपको देखना होगा, तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 को मैं लिख सकता हूँ -15 × 6। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -15 इंटू कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अगर मैं बात करूँगा आपसे 15 नहीं, या का अगर मैं 10 के फॉर्म में लिखूँ तो 10 × 6 कर सकता हूँ। इसे मैं क्या कर सकता हूँ, -6 × 6 कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, -3 × 6 कर सकता हूँ। यानी 6 को मैंने कांस्टेंट रखा है, और बाकी वैल्यू पहले -15 थी, फिर 10 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 3 हो गई। तो फॉर्मेशन आपको जैसे 5 यहाँ पर डिफरेंस रहा, उसके बाद 4 का डिफरेंस हो गया, फिर 3, अब 2 का देखना होगा, तो यानी कि -2 × 6 करना होगा। अब -2 × 6 करना होगा, -2 × 6 करना होगा, कितना करना होगा 6। यहाँ पर कितना हो गया था, 6 से ये 3 आने के लिए 3 हो गया था। उसके बाद आपको कितना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई डिफरेंस कितने का आ रहा है। ये आपका 15 था, 15 से 10 5 का हो गया, फिर 6 आपका 4 का हो गया, फिर 6 से 3 आपका कितना का हो गया 18 हो गया ना। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, 6 3 यानी 1 मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 6, यानी कि 6 - 6 करना होगा, ये दे देगा आपको 0। तो बस पैटर्न आपको देखना था, बस आपको यहाँ पर ये देखने के मिल गया कि भाई यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 18 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस वो भी देखकर आप कर सकते थे।
अदरवाइज आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपको -6 करना पड़ेगा, जो कि मिलकर आपको देगा 0 यहाँ पर मिसिंग टर्म में। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दी गई है एक और सीरीज़, और आपको देखना है कि भाई जब यहाँ पर इस सीरीज़ को आप फॉलो कराते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है। तो चलिए कोशिश करते हैं। 37 से 31 आने में आपको -6 करना पड़ा, फिर उसके बाद 26 आने के लिए आपको -5 करना पड़ा, यहाँ पर आने के लिए -4 करना पड़ा, फिर माइनस आपको 3 करना पड़ा, फिर -2 करना पड़ा, अब करना होगा -1, यानी कि आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 16। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, 5 से 10 जाने में आपने +5 किया, फिर आपने +7 किया, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ सीधे सीधे दिख गया कि फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, अब कितना करना पड़ेगा, मुझे 9 करना पड़ेगा। 17 में जब मैं 9 को सम करूंगा कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। अब उसके बाद भी आप एक बार देख लीजिए कि 9 के बाद मुझे 11 सम करना पड़ता, जो कि मुझे 37 भी देता है। तो यहाँ से आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपको सीरीज दिया गया है, अगेन यहाँ पर फॉलो कराइए कि आप पैटर्न आप यूज़ करते हैं। 3 से 5 आप 2 के सम से आ गए, फिर +3 हो गया, उसके बाद ये कितना हो गया, 5 हो गया, फिर आपका ये कितना हो गया, 9 हो गया, उसके बाद आपका कितना हो गया, ये 8 हो गया ना, 8 हो गया, और यहाँ पर कितना है, ये आपका 5 है। उसके बाद 21 से ये कितना हो गया आपका, +13 हो गया। ये आप यहाँ पर पैटर्न देखते हैं तो देखिए 5, उसके बाद आपका कितना हो गया, नहीं देखिए यहाँ पर एक और सीरीज़ यूज़ हुई है। 3 और 5 का सम कितना हो गया आपका, 8 हो गया। 8 और 5 का सम कितना हो गया आपका, 13 हो गया। 8 और 13 का सम कितना हो गया, 21 हो गया। 13 और 21 का सम कितना हो गया, 34 हो गया। अब करना होगा आपको 21 और 34 का सम, जो कि आपको कितनी वैल्यू देगा, आपको ये वैल्यू देगा 55, और ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस सीरीज़ को देखिए। इस सीरीज़ में हमने क्या किया है, 3 से 4 आना है, फिर 10, फिर 33। देखिए इसमें एक अलग चीज़ की सीरीज़ आपकी फॉलो हो रही है, जैसे कि जब आप 3 से 4 जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने 3 × 1 किया, +1 कर दिया। 4 के बाद 10 जाने के लिए आप 4 × 2 +2 कर रहे हैं, ये आपका 10 बन रहा है। उसके बाद 10 से आप 33 आने के लिए 10 × 3 +3 कर रहे हैं। उसके बाद आपको 33 से अगर आगे जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 33 × 4 +4 करना होगा। ये आपको करना होगा, जो कि आपको कितना दे देगा, 136 वैल्यू दे देगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है कि एक बगीचे में गुलाब के पौधों की 8 पंक्तियाँ यानी कि 8 रो हैं, 10 कतारें हैं यानी कि 10 कॉलम हैं। प्रत्येक पौधे के बीच आपका 2 फुट की दूरी है, और बगीचे की सीमा के चारों किनारे पर आपने 1 फीट की दूरी को छोड़ दिया है। तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 8 तो आपकी पंक्तियाँ हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपकी टोटल 8 पंक्तियाँ हो गई। अब उन 8 पंक्तियाँ हैं और 10 कतारें हैं, यानी कि 10 कतारें अगर आपने ले ली, मतलब 8 तो आपकी पंक्तियाँ थी, सॉरी, और उसके बाद 10 कतारें थी, तो 10 कतारों के बारे में तो 10 कतारें ही तो आपको वो देंगी उसकी लेंथ। तो यानी कि 8 × आपको करना होगा 10, यही नहीं करना होगा, 2 का उनके बीच में है ना, वो 2 फुट का उनके बीच में है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि भाई टोटल 10 कतारों में आपको एक कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर वाला तो कोई कैलकुलेट करेंगे नहीं, यानी कि टोटल 9 के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी 2 यूनिट की। उसके बाद कॉर्नर पे आपका 1-1 फुट छोड़ा गया है, वो आपको 2 सम करना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 फीट, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपको, द डिजिट ऑफ अ नंबर गेट रिवर्ट्स जब 18 को उसमें ऐड किया जाता है, यानी कि किसी संख्या में जब 18 जोड़ देते हैं तो अंक आपके पलट जाते हैं। ऑप्शन के थ्रू चला जाइए कि भाई 57 में मैं 18 ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 75 आएगा। बिल्कुल, तो देखिए इसके जो डिजिट हैं वो पलट गए हैं, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। तो देखिए मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, ये आपको दिए गए हैं। आपको क्या है ना, इनकी रैंक में, ऑब्वियसली इनकी रैंक के बारे में ही आपको यहाँ पर इन्हें अरेंज करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका जनरल। किधर गया जनरल, जनरल है भी इसमें, जनरल तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर चलो जनरल नहीं है, लेकिन हमें साइंस के हिसाब से करना है। सबसे पहले आपका जनरल आता है, ओके। उसके बाद आता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं है क्या इसमें, लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं है। उसके बाद मेजर जनरल आता है आपका, मेजर जनरल आता है, वो भी इसमें नहीं दिया है। अब देखिए अब क्या क्या आता है। उसके बाद आता है आपका ब्रिगेडियर, यानी कि आपका F नंबर का है ना ब्रिगेडियर, यानी कि F से आपका स्टार्ट होगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके गलत हो गए। अच्छा लास्ट में एक बार देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से उसे फॉलो कराना है, क्योंकि हो सकता है ये आपका लास्ट में घटते से बढ़ते वाले क्रम में हो। उसके बाद आपका आता है कर्नल, यानी कि B आ गया। उसके बाद आता है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि E आपको दिया गया है, E आ गया। उसके बाद आपका मेजर है, जो कि ए में दिया गया है, यानी FBEA, FBEA। देखिए FBEA आप इधर से देखिए, इधर से फॉलो सही कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका कैप्टन, यानी कि D आएगा, तो बिल्कुल D आपका यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद लेफ्टिनेंट, जो कि आपका C था, यानी कि देखिए आपका 4th ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो कि रैंक से रिलेटेड आपको यहाँ पर अरेंजमेंट करना था।
नेक्स्ट है आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कुछ ना कुछ लगा के हिसाब किताब बताना है कि भाई यहाँ पर ये जो कोडेड वैल्यू है वो किस तरीके से जुड़ी हुई है। अब देखिए टी का करस्पॉन्डिंग लेटर है आपका एस। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक लेवल अल्फ़ाबेटिकल पीछे जाने में आपको एस मिलता है। एच से अगर आपको आई आना है तो आपको +1 करना होता है। आर से आपको क्यू की तरफ जाना होता है तो -1 करना होता है। ई से आपको एफ आना होता है तो +1, यानी कि सीरीज़ आपकी -1 +1 -1 +1 की तरह से फॉलो हो रही है। अब इसी तरीके से आपको देखना होगा कि भाई किस तरीके से आप अपने इस फॉर्मेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं नंबर को भी इसी तरीके से कोशिश करता हूँ जिसमें मैं -1 +1 की सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए एन से अगर आप -1 फॉर्मेशन करेंगे तो आपका एम आएगा, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन आपके गलत हो गए। यू के बाद यू से +1 करूँगा तो यू के बाद क्या आता है आपका, यू के बाद आपका आता है क्या, टी। टी आता है, क्या आता है, यू के बाद आपका क्या आएगा, वी आएगा। यू के बाद आपका वी आएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट दे देगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपको सबसे न्यूनतम मान देगा। वन हाफ यानी कि एक हाफ का एक हाफ, ये आपका एक चौथाई हो गया। एक तिहाई का एक तिहाई, ये आपका 1/9 हो गया। एक तिहाई का 2 तिहाई, ये आपका 2/9 हो गया। आधे का चौथाई, ये आपका 1/8 हो गया। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है आपका 1/9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन आपको यहाँ पर एक कोडेड वैल्यू दी गई है, तो बताना है कि ये जो वर्ड दिया गया है ओरेशन, ये आपको किस तरीके से वैल्यू देगा। तो देखिए फॉरेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। फॉरेस्ट में आपका एफ जो है वो 1 को बिलोंग किया, ओ आपका 3 को किया। इसी तरीके से आपने सब वैल्यू को दे दिया। नियर में भी आपने कुछ ना कुछ कराया गया है, टाई में भी आपने कुछ ना कुछ कराया है। तो देखिए इन्हीं कोडेड वैल्यू से कोशिश करता हूँ कि कुछ आपका वैल्यू बन पाता है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ पर आपका 3 से स्टार्ट होगा, यानी कि ये दोनों को मैं गलत कह सकता हूँ अभी चेक करने के लिए। उसके बाद आर आएगा, तो आर के लिए करस्पॉन्डिंग क्या था, 4, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी सेम है। फोर्थ लेटर देख लेता हूँ, टी। टी का करस्पॉन्डिंग क्या है, 7, जो कि आपका इस वाले में है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, ठीक है, इस वाले में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 17th क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है किसी निश्चित वे में कॉटन को आप इस कोडेड वैल्यू से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो बताना है कि इसी तरीके से आप थॉट्स को कैसे लिखा जा सकता है। इन ए सर्टेन कॉर्न, अगर आप कॉटन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो टॉक नॉट बन जाए, तो बताना है थॉट्स रिटन इन दैट कोड किस तरीके का होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जो करस्पॉन्डिंग आपके लेटर्स होते हैं उनसे जो आपको कोडेड वैल्यू देगी होती है उसमें रिलेशन निकालना होता है। अगर आप वो निकाल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। देखिए यहाँ पर आपको कॉटन दिया गया है, ध्यान से समझेंगे, आपको यहाँ पर कॉटन दिया गया। अब एक्चुअली में इन्होंने इस कॉटन को अपने कोडेड वैल्यू में किस तरीके से कन्वर्ट किया है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कॉटन के स्टार्टिंग के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर को इन्होंने इस तरीके से सी को 3rd प्लेस पे पहुंचा दिया, टी को ये 1st प्लेस पे ले आए, और जो आपका सेकेंड लेटर है ये आपका उसी प्लेस पर रहा, यानी कि ये आपका हो गया TOC, जो कि आपको यहाँ पर कोडेड वैल्यू में भी देखने के लिए मिला। सेम अगर टोन को इन्होंने किया है तो टी को इन्होंने लास्ट में पहुंचा दिया, एन को इन्होंने इधर ला दिया, और बीच में आपका ओ आया, यानी कि लास्ट में आपका नॉट बन गया। तो ये आपका कोडेड वैल्यू इन्होंने इस तरीके से फॉर्मेशन किया है। इसी तरीके से क्या आप थॉट्स को कर सकते हैं, थॉट्स को देखेंगे कि भाई कितने लेटर हैं, ये आपके 4 हो गए, ये आपके 4 हो गए, तो आप क्या करेंगे THOU, और इसको क्या करेंगे आप, ये आपका इधर पहुंच जाएगा, तो यानी कि यू से आपका स्टार्ट होना था, तो पहले तो आप यहाँ पर पहला ही ऑप्शन गलत कर देते, जो कि आप देख कर भी बोल सकते थे। उसके बाद ओ आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ओ आपका यहाँ पर आ गया, यू ओ हो गया, तीनों ऑप्शन में वो हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, एच को इधर ले आएंगे, ये आपका एच आ गया, तो आपका यहाँ से ये 3rd ऑप्शन और ये आपका 2nd ऑप्शन यहीं से गलत हो गया, और बचेगा कि आपके पास ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ये तरीका होता है जब आपको थोड़े से रिलेशन निकालने होते हैं कोडेड वैल्यू में, और उसके बाद आपके पास आसानी से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पर 4 लेटर्स दिए गए हैं, आई मीन 4 वर्ड्स दिए गए हैं कुछ लेटर्स से रिलेट करते हुए, और आपको बताना है कि इसमें ऑड लेटर, ऑड ऑप्शन कौन सा है, ऑड वर्ड कौन सा है। विषम आपको बताना है कि भाई चारों में से 3 आपके एक सिंपल पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, चौथा उसको नहीं करेगा, वही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके ऑप्शन को हमें यहाँ पर चेक करना होगा। मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ दिए गए ऑप्शन पहले की, RPQT। देखिए पी से अगर आप 2 अल्फ़ाबेटिकल पीछे जाएंगे तो आपको आर मिलता है, यानी कि आर और पी के बीच में जो अल्फ़ाबेटिकल गैप है वो 2 यूनिट का है। पी और क्यू के बीच में ये तो एक ही अल्फ़ाबेट का यहाँ पर डिफरेंस है, और QRST और क्यू के बाद टी के बीच में आपका 3 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। उसके बाद मैं 3rd ऑप्शन पे आता हूँ,
वाई और डब्ल्यू के बीच में 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप है, डब्ल्यू और एक्स के बीच में कितने का है, 1 अल्फ़ाबेट का गैप है, एक्स और ए के बीच में कितने का गैप है, ये आपका 3 का गैप है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 का जो पैटर्न है ना, 2 1 3 के गैप वाला, वो यहाँ पर फॉलो किया गया है। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, टी और आर के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, आर और एस के बीच में 1 का गैप है, एस और वी के बीच में गैप कितने का है, 3 का गैप है, यानी कि सेम यहाँ पर भी इन्होंने फॉलो किया है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, जी और ई के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, चलिए अभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ई और एफ के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। एफ और एच के बीच में यहाँ पर हमें 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप मिला, बाकी सब में 3 का था, लास्ट में यहाँ पर 2 का मिला, और इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना होता है कि भाई आपको किस तरीके से चीज़ें फॉलो करानी हैं, किस तरीके से आपस में इनके बीच में रिलेशन है, उसके बाद आप यहाँ से ऑड वन आउट निकाल सकते थे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर देखना है, ये देखिए आपको अब यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, चेक करते हैं। अब सी और जी के बीच में अगर आप गैप देखेंगे तो ये आपका 4 अल्फ़ाबेट्स का है। जी और एन के बीच में कितने का है, 7 अल्फ़ाबेट्स का गैप है। एन और एक्स के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है। आई और एम के बीच में कितने का है, 4 का है। एम और टी के बीच में कितने का है, 7 का गैप है। टी और डी के बीच में गैप कितने का है, 10 का है। तो सेम अभी पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए आपको ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब भी आप एग्जाम में जाए ना, तो आप एक काम करें, ए से लेके आप एम तक, और उसके बाद एन से लेके आप जी तक, 1 से लेके 13 तक के अल्फ़ाबेटिकल इस तरीके से नंबर्स लिख दें, ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े, और इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएँ कि भाई कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आ रहा है और अल्फ़ाबेट्स के बीच में कितने का गैप आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर आएंगे। थर्ड ऑप्शन में आपको क्या दिया है, इनके बीच का गैप कितना है, 4 यूनिट का। एन और यू के बीच में गैप कितने का है, ये हमें देखना होगा। ये आपका कितने का हो जाएगा, 7 का है, लगभग 7 का ही है। यू और ई के बीच में कितने का है, 10 का है। अब फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, ये यहाँ पर 3 का गैप हो गया। आर और वाई के बीच में कितने का है, 7 का है। लेकिन वाई और जे के बीच में आपका 11 अल्फ़ाबेट्स का गैप है, जो कि आपका 1 2 और 3 वाले ऑप्शन से अलग हो जाएगा, और इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट है, अगेन आप यहाँ पर चेक कीजिए, एक्स और यू के बीच में देखिए गैप कितने का है, 3 का। यू और सी के बीच में कितने का है, आप यू और सी के छोड़ दीजिए, सी और एफ के बीच में देखिए। सी और एफ के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 का है। क्यू और एन के बीच में देख लीजिए, ये 3 का है। जे और एम के बीच में कितने का है, ये भी 3 का है। डी और ए के बीच में कितने का है, डी और ए के बीच में 3 का है। डब्ल्यू और जी के बीच में कितने का है, 3 का है। जी और डी के बीच में कितने का है, 3 का है। और टी और वी के बीच में कितने का है, ये तो आपका सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स का यहाँ पर डिफरेंस है, जो कि आपको ऑड वन आउट यहाँ से फोर्थ ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है, ये आपके क्या होते हैं ना, ये आपके पेयर सम होते हैं, मतलब आपको पेयर का यहाँ पर रिलेटेड नेक्स्ट पेयर बताना होता है। पहले आपको पहले वाले पेयर में रिलेशन देखना होता है, और उसके बाद आपको बताना है कि सेम पैटर्न पर आपका यहाँ पर मिक्सिंग टर्म पर क्या चीज़ आएगी। देखिए अम्ब्रेला और सनसाइन जिस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो बताना है कि सेम पैटर्न पर ओजोन अपने साथ किस चीज़ को लेकर आएगा। अगर मैं छाते की बात करूं, यानी कि अम्ब्रेला की बात करूं, तो अम्ब्रेला क्या करता है, हमें धूप से बचाता है, यानी कि सनसाइन से बचाता है। उसी प्रकार जो ओजोन की परत होती है, वो हमें हानिकारक कौन सी किरणों से बचाती है, वो बचाती है हमें अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि पराबैंगनी किरणें। इसी वजह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका म्यूज़िक और रिदम, यानी कि संगीत और ताल। उसके बाद डिज़ाइन अपने साथ कौन सा यहाँ पर रिलेशन रखेगा। देखिए संगीत में आपका ताल होता है, यानी कि म्यूज़िक में आपका रिदम होता है। उसी तरीके से डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, तो डिज़ाइन में आपकी होती है सिमेट्री, यानी कि यहाँ पर आपको सममिति, आपको सिमेट्री बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट यहाँ पर एनालॉजी दे देगा। नेक्स्ट है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जिस तरीके से विटामिन ए से रिलेट करता है, तो स्कर्वी के साथ क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा है, विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है, ऑब्वियसली आपको ये नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतंधी भी बोलते हैं, ये होता है। स्कर्वी किसकी वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो विटामिन सी की वजह से होता है, और यही आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट दे देगा। नेक्स्ट है आपका कारपेंटर, जिस तरीके से सौ से, यानी कि बढ़ई जिस तरीके से आरी से रिलेट करता है, तो मेसन की बात करनी है कि मेसन किस तरीके से किस चीज़ से रिलेट करेगा। देखिए बढ़ई का औजार क्या होता है आपका, ये आपका सौ होता है, यानी कि आरी होता है। अगर मैं आपके बात मेसन, जिसे हम राजमिस्त्री भी बोलते हैं, इसका औजार क्या होता है, इसका औजार होता है आपका ये ट्रोवेल, यानी कि करनी। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट दे देगा। नेक्स्ट है आपका फ्लावर, जिस तरीके से बुकेट से रिलेट करता है, उसी तरीके से क्रिमिनल को देखना होगा कि वो किस चीज़ से रिलेट करेगा। तो देखिए ये तो आसान है कि भाई जिस तरीके से आप फूलों से गुलदस्ता बनाते हैं, यानी कि फ्लावर से आपने बकेट बनाया,
उसी तरीके से आप क्रिमिनल से क्या चीज़ बना सकते हैं, क्रिमिनल का रहने के लिए आपका क्या होता है, कारागृह होता है, यानी कि जेल होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो रीजनिंग, क्वांट और जीएस तीनों के क्वेश्चन हो, मैं तीनों को आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्व कराऊंगा।